मैं एक मरतबा फिर FES पाकिस्तान ऑफिस के बिहाफ पे आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ, स्पेशली हमारे जो की स्पीकर्स हैं, ज़रातुल फातिमा, हसन शेख साहब और जवेरिया खालिद साहिबा। और मैं बिस्वा का मशकूर हूँ जिन्होंने ये तमाम वेबिनार आज का अरेंज किया हुआ है कि किस तरीके से नौजवानों के जो लाइफ स्किल्स हैं वो इस सोसाइटी में पायदार अमन की जामिन बन सकते हैं, और किस तरीके से नौजवान जो हैं वो अपनी शख्सियत को निखारने के लिए अपने अंदर जो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लाइफ स्किल्स जिनको हम कहते हैं उनको समझ के उसको आगे बढ़ा के इस समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा हमारी जो की स्पीकर हैं ज़रातुल फातिमा साहिबा जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया हुआ है। उनका मुख्तसर तारुफ ये है कि 3 दहाइयों से तकरीबन वो डेवलपमेंट के सेक्टर से वाबस्ता हैं, और जब हम अपनी टीन एज गुजार के एक बलूगत में स्टेप इन किया था तो मुझे याद है उन वक्त उन्होंने यूथ फॉर पीस के नाम से एक तहरीक चलाई थी, और उनका मैं खुद भी हिस्सा रहा था। और ये बात होगी गालिबन कोई आज से 13-14 साल पुरानी बात होगी। तो इनका जो पीस बिल्डिंग है बहुत कोर एक थीम रही है, और साथ साथ पीस बिल्डिंग के अलावा उन्होंने जो ह्यूमन राइट्स से रेलेवेंट जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर काम किया हुआ है, और जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है वो उनकी एक एक्सपर्ट फील्ड में से एक है। तो मैं ज़रातुल का बगैर वक्त ज़ाया किए उनको गुजारिश करूंगा कि वो अपनी प्रेजेंटेशन हमारे साथ शेयर करें। ज़रातुल, ओवर टू यू। थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगी कि अगर आप क्योंकि मैंने थोड़ा सा कोशिश की है, उसामा को मैं इस सारे ग्रुप में जानती हूँ, आई होप उसामा को याद होगा, हम साथ थे। बाकी को भी अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आज जो मेरे पास 7-8 मिनट है आपको प्रेजेंटेशन के हवाले से कुछ पॉइंट्स को जनरेट कर सकूं। जो अब्दुल्ला ने बात की है वो बहुत अहम है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम समझते हैं कि जो पढ़ा लिखा तबका है हमारा, खासतौर पे यूथ, वो जो है वो बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना इत्तेदाल पसंद होगा। दे हैव द हार्मोनी इन देयर एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स, or might be they have a very peaceful attitude, but from different kind of incidents or examples we have came up कि ऐसा नहीं है। This is our assumption। और मैं खुश हूँ कि बिस्वा ने और जो अब्दुल्ला हैं उन्होंने मिलकर जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह के एक मुहिम चलाई है जिसमें बच्चों को ये रियलाइज करवा सकें कि हमें हमारी पर्सनैलिटीज हम खुद नहीं बनाते, बल्कि हमारी पर्सनैलिटीज वो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं जो बना रहे हैं, और वो इस तरह के रवैये और जिसे कहते हैं ना मिजाज हम में पैदा कर रहे हैं। अब उसको काउंटर करने के लिए इस तरह की कैंपेन्स जो हैं वो हमारे सोसाइटी में होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगी अब्दुल्ला कि अगर वो प्रेजेंटेशन शुरू करें कि एक सोसाइटी में जो सोशल कोहिजन है उसके अंदर यूथ पीस लीडर्स किस तरह अपना जो है वो रोल अदा कर सकते हैं, और उस रोल को अदा करने के लिए उन्हें किस किस्म के जो है वो बिहेवियर, एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए ये बिल्कुल उसी तरह है कि अगर आप एक इंजन है और आपने एक पूरी गाड़ी को लेकर चलना है, सारे आपके साथ डब्बे हैं, और उस इंजन के पास ना तो ताकत है, ना उसके अंदर फ्यूल है, और ना ही कोई स्किलफुल पर्सन उसे चला रहा है, तो वो मंजिल तक इंजन कभी भी अपने जिसे कहते हैं ना वो डब्बों को लेकर नहीं पहुंच सकता। तो हम आज हमारा जो मकसद है मेरा वो ये है कि मैं सिर्फ आपको ट्रिगर कर सकूं कि आपके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जो कि आपके एटीट्यूड और बिहेवियर को हिट करेंगी, और कौन सी नॉलेज को गेन करने में आपको मदद करेंगी, ताकि आप जो है वो एक अपने सोशल कोहिजन को सस्टेन कर सकें सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट प्लीज। हमें ये देखने में मिला है कि मुख्तलिफ रिसर्चेस जो हैं वो हमें बताती हैं कि बहुत सारी हमारी कॉग्निटिव, पर्सनल और इंटरपर्सनल जो है स्किल्स जो हैं वो जो इमर्जिंग लीडरशिप है हमारी, उसको पीस बिल्डिंग के लिए उनको एडॉप्ट करना पड़ेगा, उनको सीखना पड़ेगा। जी, वो अब स्किल्स क्या है? नेक्स्ट प्लीज। मैंने इसे 2 हिस्सों में तकसीम किया है।
मैं क्विकली आपको एक ग्लांस दूंगी उसके ऊपर, फिर हम जब बात करेंगे मैं ज़्यादा टाइम चाहूंगी कि आपकी तरफ से सवाल आए और मैं इनको फिर टेक्निकली इस पे बात कर सकूं। इनमें मैंने इसको 2 हिस्सों में किया है। कुछ हैं जो हमारी पर्सनल कॉम्पिटेंसीज हैं, लाइक मैं पर्सनल कॉम्पिटेंसी से शुरू करूंगी कि लाइक फोकस होना जो है वो हमारे लिए बहुत अहम है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट फोकस्ड कि वेयर वी हैव टू गो, और हम कभी इधर सोचते हैं कभी उधर सोचते हैं, उस वजह से हम कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। फिर सेल्फ कंट्रोल, अमूमी तौर पर अगर कोई इंसिडेंट अगर करता है तो हम अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। आप देखिए आजकल हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है, अमूमी तौर पर हम जो है कोई छोटी सी बात पे भड़क उठते हैं, कोई हमें हिट कर जाए बात तो हम अपना कंट्रोल जो है वो लूज कर देते हैं। लेकिन एक पीस लीडर जो है या पीस बिल्डर वो कभी भी अपना सेल्फ कंट्रोल लूज नहीं करता। देन द सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल दोबारा आ गया। सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट यू आर। मेरा एक बहुत छोटा सा बच्चा आजकल वो एक क्वेश्चन करता है कि हु आर यू, तो हमें शुरू में बड़ा अजीब सा लगता था। नाउ वी रियलाइज ही इज आस्किंग अस के दो यू आर आवर पेरेंट्स बट हु आर यू। सो एक्चुअली यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ हु आर यू, क्योंकि वहीं से आपको पता चलेगा कि आर यू अ पीसफुल पर्सन, आर यू वुड यू लाइक टू अडॉप्ट अ पीसफुल पाथ, or you can say you have a from different you can say path, और जो कि जाहिर है वो डिस्ट्रक्शन और जो है वो डिस्क्रिमिनेशन की तरफ जाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस होना, और प्लस ये है कि व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज यू हैव और यू पोजेस, और व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स और नॉलेज यू लैक, ये सेल्फ अवेयरनेस के अंदर आते हैं। देन इज अ सेल्फ मोटिवेशन। most of the time our institutes never actually give us the chance where we can motivate ourselves to do a different thing from others, or you can say we want to achieve something. So self motivation is a competency which we have to adopt. The patience is very patience, being patient, you can say you can change the world. Most of the time we lack these competencies, or this is also a skill, how to you become a patient person. The perspective thinking, देखिए हम अक्सर में बहुत ज्यादा जो है ना वो आउट ऑफ पर्सपेक्टिव सोचने के आदी हैं। इसमें मैं ये समझती हूँ कि हम नौजवानों को इसका दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो है वो पर्सपेक्टिव थिंकिंग जो है वो बहुत ज्यादा लैक करती है। हमें ना सिखाया जाता है और ना ही हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जिसमें हम इसको जो है इसकी ग्रोथ कर सकें और इसको अडॉप्ट कर सकें। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखिए कि अगर आप मीडिया पे चले जाएं, टीवी पर बात करना शुरू करें, देखना शुरू करें, तो होता है ये खराब हो गया, ये हो गया, ये खत्म हो गया। तो होता ये है कि हम हर चीज को नेगेटिवली देखने के आदी हो जाते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि बहुत सारी हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसी चीजें हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे हम चीजों को चेंज कर सकते हैं। इसमें मिसाल आपको सिर्फ एक छोटी सी कहानी के जरिए दूंगी कि एक समंदर पे एक शख्स खड़ा था और वो बेतहाशा जो है वो मछलियां साहिल समंदर पे आई हुई थी, वो छोटी छोटी मछलियों को वापस उठा के जो है वो समंदर में फेंक रहा था। तो किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारे एक एक करने से कितनी मछलियों को तुम बचा सकते, क्या फर्क पड़ जाएगा? ठीक है, दैट इज नॉट अ गुड अप्रोच। क्या फर्क पड़ जाएगा सोसाइटी में? देन द पर्सन सेड कि एक मछली को उसने उठाया और वापस समंदर में फेंकते हुए कहा कि हाँ इससे जरूर फर्क पड़ेगा। तो दैट इज द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कि हमें ये देखना चाहिए कि अगर इस तरह जिस तरह आज बिस्वा ने IFC ने जो है FES ने जो है ये पूरा प्रोग्राम शुरू किया है, ये एक समंदर में कतरे की तरह नहीं है बल्कि ये खुद एक समंदर है। तो ये समंदर जो है जब बढ़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के जरिए हम देखें तो इसके जरिए जरूर बहुत ज्यादा चीजें चेंज होंगी, हो सकता है बहुत सारे मशाल जो है हम बचा सकें। देन द क्रिटिकल थिंकिंग, most of the time we think being critical or critical thinking is the same. नहीं, ऐसा नहीं है। critical thinking is you have to pinpoint कि हमें कौन सी चीजों को किस तरह से देखना चाहिए, और इस critical thinking का एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसके जरिए हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए हम अभी तक कबायली दौर में रह रहे हैं। हम देखें तो हमारी पर्सनैलिटीज में हमें सेल्फ डिफेंस के तौर पर इनफ्लेक्सिबल होना सिखाया जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं सिखाया जाता। हमें कहा जाता है कि हम में अगर थोड़ी सी भी लचक होगी
तो शायद हम अपना मौका खो देंगे। ऐसा नहीं है। जो यूथ लीडर्स हैं और खासतौर पे जो पीस के लिए काम कर रहे हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। वो अपने मौकफ से नहीं हटते, लेकिन वो क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ अपने वेज को फाइंड आउट करते हैं, वो फ्लेक्सिबल बिहेवियर एटीट्यूड जो है वो अडॉप्ट करते हैं। एंड देन टेकिंग चैलेंजेस एंड रिस्क, दिस इज ऑल्सो अ पर्सनल कॉम्पिटेंसी। हम ब्लाइंड रिस्क की बात नहीं मैं यहाँ पे कर रही, चैलेंजेस लेना और रिस्क को फेस करते हुए उसको मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज के साथ मिटिगेट करना, ये एक कॉम्पिटेंसी है जो कि एक यूथ लीडर के अंदर होनी चाहिए। नाउ आई हैव टू कम विद ऑन द टेक्निकल एस्पेक्ट। Problem solving is one very major skill which the leader should have. Then the negotiation skills. देखिए, जब मैं आप लोगों का सेशंस कर रही थी यहाँ पर 4-day पीस एंड सोशल कोहेजन पर, तो आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन नेगोशिएशन। नेगोशिएशन आपको लॉजिकल थिंकिंग की बात करते हैं। नेगोशिएशन आपके अंदर, जो कि हमारी साथी जवेरिया अभी कवर करेंगी, इफेक्टिव एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन, उसके लिए दरवाजा खोलते हैं। और जो पीस बिल्डिंग की हम बात करते हैं, उसमें नेगोशिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जिसको हमें लर्न करना चाहिए। देन द डिसीजन मेकिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिसीजन मेकिंग को समझते हैं कि ये एक इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है। नहीं, जब यूथ लीडर की बात होगी और जब पीस बिल्डिंग के लिए काम करेगा, वो कलेक्टिव लीडरशिप डिसीजन मेकिंग के लिए जाएगा। लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए जो विजडम है और विजन है, उसको सामने रखना पड़ता है। मैनेजमेंट, एज ए पीस लीडर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, बहुत सारे इवेंट्स को मैनेज करने के लिए, बहुत सारी हो सकता है कैंपेन्स को लेटर ऑन मैनेज करने के लिए। तो आपको उसके अंदर 3 एस्पेक्ट्स जो हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा। द पर्सनल्स, जो आपके साथ जो टीम लेकर चलेगी, समटाइम फाइनेंशियल, एंड द ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स द टीम whom you are working with is kind of a small organization. तो आपने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को किस तरह से मैनेज करना है। मोटिवेशन एंड मोबिलाइजेशन, वन ऑफ द वेरी मेजर स्किल विच यू हैव टू फोकस ऑन। क्योंकि देखिए, जब पीस बिल्डिंग की हम बात करते हैं तो वो कहते हैं ना कि अगर मेरी ये एक उंगली है तो ये क्या लिफ्ट कर सकती है, ये एक मोबाइल लिफ्ट नहीं कर सकती, बट माई होल हैंड कैन लिफ्ट दिस मोबाइल, और इफ आई हैव ऑल 10 फिंगर्स देन आई कैन ऑपरेट दिस मोबाइल इजीली। तो जो लोगों को जोड़ना है उसके लिए मोटिवेट करना पहले कि व्हाई योर एजेंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन हाउ टू मोबिलाइज देम इज अ स्किल, एंड यू हैव टू लर्न एंड possess that. Sorry, I have repeated negotiation. I have already covered it. The team building, most important. मैंने आपको यही कहा कि हम जिस अभी तक दौर में हैं, हम समझते हैं कि वो जो अमिताभ बच्चन की फिल्में और आजकल जो नए हीरोज आ रहे हैं उनकी फिल्में जो हैं वो हमें बताती हैं कि अब 1 person can do everything. No, not at all. 1 person can start a campaign or give an idea or play a leadership role, but if you really want to achieve something, you need a team. So team building is very important for a leader, कि वो उसका काम कतई तौर पर ये नहीं है कि वो खड़ा होकर जो है ना वो लोगों के साथ झाड़ू देना शुरू कर दे अगर वो कैंपेन चला रहा है। उसका मतलब ये है कि वो अपनी टीम को उनकी तमाम स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को देखते हुए उनको काम जो है वो डिवाइड करे और उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जहां उनको लगे कि एवरी पर्सन इज एक्चुअली अ हीरो। तो टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है विच एज ए यूथ लीडर यू मस्ट लर्न। Connection building and networking, very very important. What FES and BISWA is doing right now is actually trying to establish some networks and connecting you people from different right now we are from 5 or 6 or 7 or 8 cities or from different stations. So this kind of a connection building is very important to have a social cohesion in the society. Target setting and risk mitigation, very important skills. If you lack some target which you have to achieve, all skills are your null and void. And then risk mitigation, believe me, whenever वो हम बचपन में सुनते थे अच्छा काम करो बहुत अच्छा होगा, that is a fairy tale. If you start doing some very good work, you must learn that all kind of risk, and you can say any kind of a worst situation come to you,
So you have that kind of strategies, that skills you must possess, that you can actually mitigate the risk. First you can oversee that risk, जिसे कहते हैं assumption based way, and then you can mitigate. Next please. Okay, how they will work. अब जो मैंने आपको मैंने साथ साथ थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया था. एक्चुअली जो पर्सनल कॉम्पिटेंसीज है, इफ यू वर्क ऑन देम, दे इंक्रीज योर सेल्फ कंट्रोल, दे ऑल्सो इंक्रीज योर वर्किंग मेमोरी एंड मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी. एंड सेल्फ रेगुलेशन के अंदर ये जो है, ये आपको बहुत ज्यादा काम करेंगी, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी. And then they also build a positive and optimistic attitude in yourself. When you will focus on the technical skills, they will help you to remember your goals or the steps which you really need to achieve your target. And they will also help you to find out your plan B or build your plan B when your plan A can't actually work out. And also smoothen your work and keep your eye on the destination. ये आपको भटकने नहीं देती, ये आपको ये नहीं कहती है कि जी आज मैं बात कर रही हूँ कुछ और कल मैं बात कर रही हूँ. जो आपने फोकस बनाया हुआ है, they will keep you towards that, achieving that. Next please. Okay, now you youth, what you need to do, बहुत simple है. You have to change your behavior and attitude. मैं आजकल आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस दूंगी. मेरे एक रूहानी उस्ताद हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि एक वक्त आएगा जब आप जग बीती नहीं कहेंगी बल्कि आप बीती कहेंगी. मैं हमेशा अपने आप से एक मिसाल देती हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल आम बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हूँ, जो कि आप ये कह सकते हैं कि एक आम पाकिस्तानी घराना है, जिसकी कोई ऐसी रूट्स नहीं है जिसमें हम कहें कि जी मेरा बाप ब्यूरोक्रेट है या मेरे कनेक्शंस फलां जगह थे. नहीं, उन्होंने हमें पाला भी उस तरह से, लेकिन उन्होंने हमें एक चीज दी, उन्होंने हमें बिहेवियर और एटीट्यूड ऐसा दिया जिसकी वजह से हम अभी तक नॉलेज को गेन करने और स्किल्स को अपग्रेड करने में लगे हुए होते हैं. मैं आजकल जिस पोजीशन पे बैठी हुई हूँ उसके लिए मुझे आई एम अगेन इन द सी, आई एम डाइविंग इन द सी. और मैं सिर्फ टेक्निकल स्किल्स की बात नहीं कर रही हूँ. व्हाट आई एम लर्निंग हाउ टू बिहेव इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन एंड हाउ टू अचीव दैट सेट टारगेट जो कि मैंने अभी अपने लिए बनाया है. देखिए, ये चीजें जब हम अपने बिहेवियर और एटीट्यूड में चेंज लेकर आते हैं, तो बेसिकली हम अपने राइट स्किल को राइट टाइम पर जो है वो यूज कर सकते हैं. आप बहुत अच्छा रिपोर्ट राइटिंग करते हो, आप बहुत अच्छी निगोशिएशन करते हैं, बट इफ योर एटीट्यूड एंड बिहेवियर इज नॉट वेरी पेशेंट एंड यू डोंट आर अ गुड लिसनर बिहेवियर वाइज, ठीक है, योर एटीट्यूड इज नॉट टू रिस्पेक्ट अदर्स, तो टू बी वेरी फ्रैंक जो आपकी राइट स्किल है वो राइट टाइम पर यूज नहीं होगी. और जब राइट टाइम पे यूज नहीं होगी तो आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे, और ना ही आप जो है आपके रास्ते में आने वाली किसी किस्म की रेजिस्टेंस को जो है या जो आपके ओपोनेंट्स की तरफ से आते हैं उसे मिटिगेट कर सकेंगे. सो हियर इज माय साइकिल दैट इफ यू रियली वांट टू बी ऑन दैट सक्सेस लेवल, यू मस्ट change your behavior will change your attitude, and then you can learn your skills, you can gain the knowledge and learn new skills. Thank you. Over to Abdullah. बहुत शुक्रिया ज़रातुल फातिमा साहिबा. मैं अभी आज की तमाम कार्रवाई जो है वो शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर हसन शेख साहब के हवाले करूंगा, और हसन शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज की इस कार्रवाई को जारी रखें, इसको मॉडरेट करें, होस्ट करें. वो हमेशा से हमारे अच्छे मेहमान नवाज दोस्त रहे हैं. आपको मैं ये बता चलूं कि वो एक खुद राइटर और शायर भी हैं, तो मेरी तवक्को होगी कि इस मीटिंग के इख्तिताम पे हसन शेख साहब अपनी शायरी में से 2 अशार हमारे साथ शेयर भी करें, और इन तमाम नौजवान तुलबा जो हमारे साथ आज शामिल हैं उनको अपने
अशार से महसूस करें और उनको इंस्पायर करें, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम हसन शेख साहब को पढ़ते रहते हैं, चाहे वो अभी डोमिसाइल की तहरीक हो सिंध में और कोई और मसाइल हो, तो उन पे वो बहुत मुतारिक करते रहते हैं। नौजवानों को वो हमेशा इंकरेज करते रहे हैं कि अगर आप वाकई में कोई सिंध में तब्दीली ले आना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि नौजवान ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम्स को ढूंढें, उस तरफ जाएं और बाहर से आला तालीम हासिल करके वापस आके अपने सूबे और अपने मुल्क की खिदमत। तो हसन शेख साहब, ओवर टू यू, आपके हवाले है ये फोरम। थैंक यू। अपना कर दीजिएगा हसन शेख साहब, माइक ऑन कीजिएगा। Thank you so much, Abdullah Saab, for your kind appreciation and goodwill gesture. We have been connected with Madam Zahratul Fatma when she once visited Shah Abdul Latif University. She delivered nice presentations on peace and harmony. She was addressing the peace ambassadors, and some of the peace ambassadors are already listening to her in you. And this is the same corner where we have currently addressing to the young blood. Basically, your organization, Biswa, Shah Abdul Latif University, all have made positive and sincere efforts to launch peace and harmony and solidarity or social cohesion in the minds of the students. Students are very important section of the society. Madam was talking about the pillars, the elements which create peace and harmony and social integrity, social solidarity. So the main thing is that I would like to quote Tony Blair Saab. When he was campaigning for the second tenure, a journalist came to ask him, what is the first priority of your government? If you are going to be the leader of the British government, England, what is your top priority? He said, education, education, and education. Education is not limited only to books. It is all about observation. It's about social skills. Every success is built on the pillars of behavior, education, success. So she has talked comprehensively about education. The main thing is skill. Skill how to deal a peaceful life. Mother Teresa, who got Nobel Prize in 1979, she focused on that peace starts with a smile, and smile is one of the most attractive or arresting skills of human life. In a state of dispute, in a state of conflicts, we must display social harmony, educational behavior, politeness, and it is the message of Hazrat Muhammad peace be upon sallallahu alaihi wasallam. Once upon a time, a person came to एक मतलब हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास दो बंदे आए, एक हिंदू था और एक अथीस्ट था। हिंदू ने कहा कि सर मैं आपके मदरसे में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नॉलेज चाहिए। तो इमाम ने फरमाया ठीक है, यू आर ग्रांटेड, योर एडमिशन इज ओके। तो अथीस्ट था, उसने कहा कि मैं आपके अल्लाह को नहीं मानता, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नॉलेज की जरूरत है। उसने कहा क्या पढ़ना चाहिए? इमाम ने पूछा कि क्या पढ़ना चाहते हैं आप? उसने फरमाया कि मैं मेडिसिन पढ़ना चाहता हूँ। तो इमाम ने उसे एडमिशन दिया। तो ये जो स्किल है, ये जो हार्मनी है, ये जो पीस है, ये जो एजुकेशनल फिलॉसफी है, ये हमारे यंग ब्लड को इस पे अमल करना चाहिए। अपने अपने मिजाज में नरमी आनी चाहिए, और जितना हम नरम होंगे, मिजाज में नरमी होगी, पोलाइटनेस होगी, तो हमारे मसाइल कम होंगे और हमारी जो है यानी सेहत, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग इज गुड in terms of politeness. And this is a message of Islam, and this is a message of every religion. This is the message of every person entitled a human in our society. So I think Madam Javeria is online. Madam, Assalamu alaikum. Can you hear us? Assalamu alaikum. Wa Islam. Madam, welcome to this session. Thank you and welcome to all participants. और मैं यहाँ पे मैडम ने बहुत अच्छी बात की है
और लीडरशिप के बारे में, और आपने एजुकेशन के बारे में बात की है। तो सोशल कोहेजन जो है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम लोग जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, इट्स अनस्टेबल सोसाइटी। हमें कोई भी कहीं से भी न्यूज़ मिल जाए, सोशल मीडिया पे इस पे ज़्यादा कोई भी न्यूज़ मिल जाए, हम फेक न्यूज़ भी अगर शेयर हो जाती तो हम लोग उसको उसी तरह शेयर कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हमें रिसर्च करनी चाहिए। और तो मैं बात करना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे, जो कि किंग स्किल है। और अगर इंसान का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा तो वो लोगों से अच्छे से बिहेव करेंगे और अच्छे से बात करेंगे। इसमें कम्युनिकेशन स्किल में 2 टाइप्स हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ये बर्ट्रैंड रसल जो कि हिस्टोरिकल फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा कि सोशल कोहेजन क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम एक सोसाइटी में रह रहे होते हैं, डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट रिलीजन से लोग रखते हैं, तो फिर उनमें एक अनस्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। तो इसके लिए सबसे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी। और कम्युनिकेशन जो है वो एक किंग स्किल है। अगर हम अच्छे से सबसे पहले कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन सबसे पहले आप अपने आप को समझें। अगर आप खुद को समझने की सलाहियत रखते हैं तो फिर आप लोगों को भी समझ सकते हैं। और इसमें वो टोनी रॉबिन वो कहते हैं कि the quality of life depends upon the conversation between you and you। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप दूसरों के साथ भी पॉजिटिवली बिहेव करेंगे। जी। और कम्युनिकेशन स्किल के लिए इंसान को जो सोशल कोहेजन के लिए सोशल जीनियस होना पड़ता है। लोगों के साथ जो भी आपका इंटरेक्शन है, आप सबसे पहले कम्युनिकेशन में उसको अंडरस्टैंडिंग, लोग क्या आपसे फॉलो करना चाह रहे हैं। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो है लिसनिंग। आप अगर अच्छे से सुन सकेंगे तो आप अच्छे से और लोगों को अंडरस्टैंड भी कर सकेंगे, और अच्छे से आप इस बात कर सकेंगे। जी। और आप लोगों जब भी आप लोगों से बात करें, यूथ को चाहिए कि वो दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखें। मतलब इंसान में ये सुपेरिटी कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए कि जो उसने बात की है वही ठीक है। उसको दूसरों का भी सुनना चाहिए। सही। और उस दूसरा यूथ के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उनमें हम्बलनेस का जो एलिमेंट आजकल बहुत खत्म हो रहा है। हमारे जो यूथ है वो बिना सोचे समझे ही कोई बात कर देती, तो उनको बहुत हम्बल होके दूसरों को समझ के, फॉर एग्जांपल कोई भी अगर वो बात, अगर हम पॉलिटिक्स को ही ले लें, तो पॉलिटिक्स की बिना पे लोगों में आजकल जो प्रॉब्लम्स हो जाते हैं वो डिफरेंट ओपिनियन की वजह से वो लड़ पड़ते हैं। तो उनको चाहिए कि वो जो है एक दूसरे की अंडरस्टैंड करें और अच्छे से बिहेव करें। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं कम्युनिकेशन की, लाइक सोशल मीडिया, SMS, टेक्स्ट मैसेज और ब्लॉगिंग और वीडियो कॉलिंग जो भी है, इस पे आप जो भी फेक न्यूज़ के प्रोपेगेंडा जो आजकल स्टार्ट हुए हैं, तो आप कोई भी अगर आपके पास रिसर्च आए तो आप उस पर पॉजिटिविटी फैलाएं, उसको रिसर्च करें और अच्छे से शेयर करें। किसी भी सोसाइटी में किसी भी सोसाइटी की प्रॉस्पेरिटी और पीस और जो भी उनमें डिफरेंट डाइवर्सिटीज हैं, उनको उनको स्टेबल करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। अगर ये सारी जो मैंने क्वालिटीज़ वो बताई हैं कि लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग उनकी अच्छी हो और वो अच्छे से बिहेव करें, तो वो एक अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। लाइक अगर इंसान खुद को लीड करना सीख जाता है तो फिर वो दूसरों को भी सिखा सकता है। थैंक यू। She was Madam Javeria Khalid. She gave her opinions about the topic. And she was from Punjab, the land of Bulleh Shah, the land of Waris Shah, the land of Allama Iqbal, and the land of Faisal Faiz. She comprehensively spoke and she is a research analyst. We should be having an interactive discussion with our key leading speakers, including Zaratul and Javeria Saiba. तो हसन शेख साहब,
maybe the modality should work in a way that you should collect at least 3 questions, and then we should ask our speakers to respond. And the students, they are requested that, you know, whoever they want to ask the question, they should name the speaker, so these people should know that who to address. सर, हम कैंपस में डिफरेंट एक्टिविटीज देखते रहते हैं, तो ऐसा क्या मैकेनिज्म होना चाहिए कि हमारे जो क्लासरूम से लेके यूनिवर्सिटी या कैंपस में जो सोशल कोहेजन हो जाए। फॉर एग्जांपल, हम कभी कभी ये होता है कि हम जो है ना कनेक्ट नहीं हो पाते आपस में, जो है ना दोस्त जो है कभी कभी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते ड्यू टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो ऐसी क्या चीज होनी चाहिए, मेरी की स्पीकर से सवाल है कि क्या मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे हम जो है ना ये कोहेजन पे आ जाए। My dear Dokir Ahmed, basically, every young blood is having fiery temper. So he wants to be dominant. First of all, we should display politeness, humbleness, and respect for others. When you speak politely with your friends, with your colleagues, with your people surrounding your life, they can give you lot of space. सिंधी में चवंदा आहिनि त जेतिरो तव्हां मिठास ॾींदो ओतिरो मिठास मिलंदो, ऐं तव्हां पंहिंजे हिसे जो कमु कंदा हलो। You should keep working. If people are backbiting you, they are speaking against you, they are giving wrong impression, do not give your ears to them, do not pay attention to them. Just be silent, work silently. Your work speaks, your character speaks, your disposition speaks. And finally, we should keep smile on our lips. We should be generous in our communication, in our lifestyle. One day, are the days not far away when these people who are angry or who do not accept you, they will come forward to hug you. एक और क्वेश्चन आया हुआ है चैट बॉक्स में शारिक हैदर साहब की तरफ से, और बहुत जबरदस्त और उम्दा सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि तमाम मज़ाहिब जो हैं दुनिया के, वो अमन का दर्स देते हैं, लेकिन अभी तक हम जो है लड़ाई झगड़ों में से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या हमारे निज़ाम तालीम में कोई मसला है, या जो हमें गाइड करते हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं, या जो हमारा टीचिंग मैकेनिज्म है, उसमें कोई मसला है। ज़हरतुल फातिमा साहिबा, अगर आप जवाब दे दें। शारिक, जो बात आपने कही है कि every religion has this the peace base is the peace of every belief. I'm saying not only religion. कई दफा वो religion नहीं भी हो सकता, लेकिन कोई ना कोई belief तो उसके पीछे होता है। तो human angle और humanitarian ground is actually the foundation of every belief कि हमें सोसाइटी में बाकी इंसानों के साथ कैसा रहना चाहिए। लेकिन होता ये है कि हम बेसिक जो भी जिस आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे उसकी बेसिक से हम हट जाते हैं, और फिर हम अपनी बहुत सारी जो है प्रायोरिटीज के तहत उन्हीं लोगों के साथ ज्यादतियां करना शुरू कर देते हैं। उस सारे सिस्टम में हमारे पास जो है वो हम कहते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, ये हमारी पर्सनैलिटी को ग्रूव करते हैं। देखिए, आज मैं जो ज़हरा हूँ या अब्दुल्ला है या हसन है, ये अगर वी वर इन डिफरेंट सोसाइटी तो हम कोई और होते, ठीक है, हमारे नाम भी कोई और होते, हमारी आइडियोलॉजी भी कोई और होती, हमारा बिहेवियर भी कोई और होता। इवन इसी सोसाइटी के अंदर रहते हुए हमारा शायद घराना सिर्फ तब्दील कर दिया जाता, हमारी नेशनलिटी तब्दील कर दी। हसन चाहे सिंधी ना होते, बलोची होते या पंजाबी होते तो वो तरह से बिहेव करते, या अब्दुल्ला जो है वो मारवाड़ी होते तो कोई और तरीके से बिहेव करते। इट मीन्स कि कुछ और चीजें जो है वो हमें जिसे कहते हैं ना एक्शन और रिफ्लेक्शन को बना रही हैं। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फैमिली, जो कि हमारी जब हम पैदा होते हैं तो हमें सोच देती है हमें ये करना है, इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना। वही हमें रिलीजन या बिलीफ का बेसिक देती है कि हमें, और सिर्फ वो रिलीजन का बिलीफ और बेसिक नहीं देती, उनके रवैये हमें बताते हैं कि हमने लोगों के साथ या उस जो भी हमारा बिलीफ है उस पर किस तरह प्रैक्टिकली उसको यूज करना है। सेकेंड इज योर कम्युनिटी, जिस आप कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है, वो उनका रवैया आपको अनअटेंशनली एजुकेट कर रहा होता है।
ठीक है, देखिए देयर इज टू काइंड ऑफ एजुकेशन। हसन ने बहुत खूबसूरत बात की, आई लव दैट थिंग कि जो उन्होंने कोट किए, मदर ट्रीसा को कोट किया, टॉमी को टोनी बिलगे को कोट किया, दैट वर्ड के हमारी सारी जिंदगी एजुकेशन पर होती है, हम एजुकेशन हासिल करते रहते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, अनअटेंशनली और अटेंशनली। तो बहुत सारी जो 90% हमारी पर्सनालिटी होती है वो अनअटेंशनल एजुकेशन के जरिए बन रही होती है, और वो अनअटेंशनल एजुकेशन जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन से आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली आपको बताती है किस तरह बिहेव करना है, सेकंड आपकी कम्युनिटी बताती है, देन आपके जो रिलीजियस लीडर्स होते हैं वो किस तरह इंटरप्रेट कर रहे होते हैं चीजों को, वो अपने मुफाद में किस तरह लेके जा रहे होते हैं, उसी चीज को डिस्टॉर्ट कैसे कर रहे होते हैं वो बताता है। लेटर ऑन आपका जो है मीडिया वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर रहा होता है। आपका एजुकेशनल सिस्टम, कभी माजरत के साथ हम जिहाद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले आते हैं और कभी हमारे हिसाब से जो है वही दहशतगर्द हो जाते हैं। सेम ही पर्सन दहशतगर्द भी होगा, सेम ही पर्सन जिहादी भी होगा। सेम बलोची जो है वो एक जगह पर हो सकता है कि हम कल को उसको अपना नेशनल हीरो मान ले, और हो सकता है कि कुछ अरसे बाद वो हमारा जो है वो एक दहशतगर्द हो। ये हमारी एजुकेशनल सिस्टम हमें बताते हैं। लेटर ऑन जो है हमारी जो स्टेट पॉलिसीज हैं, लॉज हैं, वो हमें बताते हैं कि हमने किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी के जरिए मुल्क में पीस लेकर आना है, लोगों के साथ पीस लेकर आना है। और जो रिलीजन, देखिए रिलीजन बेसिकली इन तमाम चीजों, ये तमाम चीजें मिलकर एक रिलीजन को शक्ल देती हैं। आप अगर पाकिस्तान को देखें, मुझे नहीं पता मुझे कितनी बात करनी चाहिए अब्दुल्ला, ये नहीं करनी चाहिए, आई डोंट नो अबाउट दिस प्रोग्राम, आई विल ट्राई टू बी लिमिटेड। हम ज़ियाउल हक से पहले का रिलीजन इस्लाम को देख लें इस कंट्री के अंदर, और ज़ियाउल हक से लेके मुशर्रफ का इस्लाम देख लें, एंड देन मुशर्रफ से लेके फिर हम नवाज शरीफ तक का देख लें, बेनजीर नवाज शरीफ, और अब हम देख लें, हमें एक ही रिलीजन की कई शक्लें नजर आएंगी, और वो सारी शक्लें इंटरप्रिटेशंस हैं, वो सारी शक्लें हमें स्टेट दे रही है, वो सारी शक्लें जो स्टेट देती है हमें, वही हमारी ट्रिगर डाउन होकर फैमिली तक पहुंचती है, और यही हमें जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को करती है। ये जो आपने आखिरी पॉइंट कहा है कि रियासत ने मजहब की शक्ल बिगाड़ी है या डिफरेंट अशकाल में उन्होंने मजहब हमें दिया है, तो जब रियासत जो है वो मजहब की को पैटर्नाइज करती है, मजहब को लागू करवाती है, और उसमें वो उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, चाहे ज़िया का इस्लामाइजेशन हो, चाहे हमने टेरर पे मजहब का इस्तेमाल देखा, हमने हर जगह पे मजहब का इस्तेमाल देखा रियासत की तरफ से। तो आपने जो कहा कि रियासत पॉलिसी बनाती है, तो ये तमाम तर सोशल कोहेजन की चैलेंजेस को देखते हुए आप क्या समझती हैं कि जब हम कहते हैं कि अगर इस मुल्क में आपने रवादारी को बरकरार रखना है तो रियासत का कोई मजहब नहीं होना चाहिए, लेकिन फर्द का मजहब होना चाहिए जो कि उसकी आज़ादी हो, उसको कि मैं अगर इस रियासत का मेंबर हूँ, इस बाशिंदा हूँ इस पाकिस्तान का, तो मजहब जो है वो मेरा और मेरे खुदा के दरमियान एक बाहिमी मसला है, ना कि उसमें रियासत मुदाखलत करे कि मेरे और खुदा के दरमियान जो राब्ता होगा वो कैसे होगा, कौन करवाएगा, क्यों करवाएगा। क्योंकि जब मैं अभी तक ये पढ़ पाया हूँ या समझ पाया हूँ कि जब भी मजहब ने रियासत ने या हुकूमतों ने मजहब की पॉलिसीज को हम पे लागू करने की कोशिश की है, तो हमारे समाज में से सोशल कोहेजन मजीद खराब हुई है। इस पे आप क्या कहती हैं? मैं ये चॉइस, देखिए फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम माय यूथनेस, मेरा एक सवाल होता था, देखिए ये जो एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर है ना, या ये कुलियत है कि आई एम द बेस्ट, व्हाट आई एम गोइंग टू गाइड यू, मैं इसके मुखालिफ हूँ। आई एम गिविंग यू अ सिनेरियो, सिलेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इसकी मिसाल आपको दूंगी। अभी कुछ अर्से पहले इंडिया को हम सेक्युलर कहते थे, ठीक है, आज देख लीजिए जब रिलीजन उस पर डोमिनेट कर रहा है तो क्या हो रहा है। बाकी जो मुख्तलिफ ख्यालात, मैं लफ्ज को, मैं रिलीजन के बजाय आइडियोलॉजी की लफ्ज इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि आइडियोलॉजी जो है वो एक वास्ट है, उसके अंदर कई रिलीजन थॉट्स, कई सेक्ट्स, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो आइडियोलॉजीज जो डिफरेंट, मुझसे मुख्तलिफ रखने वाले के लिए उसमें स्पेस है या नहीं वो हम देख लें,
आप देखिए, जब आप स्टेट को कहीं पर भी आइडियोलॉजी को इंटरप्रेट करने और उसको लागू करने के लिए करते हैं, तो उस पूरे खित्ते का क्या हाल होता है, ठीक है, उस जगह पे रहने वाले जो मुख्तलिफ आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं उनका क्या हाल होता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल याद कराऊंगी। आपको पता है जो सबसे पीसफुल रिलीजन कहा जाता है, मुझे अगर 1 मिनट में बताए, क्योंकि मैं इंटरैक्टिव वाले हूँ बंदा, मुझे चैट पे बताएं वो कौन से रिलीजन को माना जाता है मोस्ट पीसफुल रिलीजन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, किसको कहा जाता है जी? यस, बुद्धिज्म। हु इज दैट? दिस आज। अच्छा, दिस इज यू। नहीं, इधर भी चैट पे भी किसी ने लिखा है बुद्धिज्म। आप देखिए, मैं इसकी मिसाल दूंगी। बुद्धिस्ट को कहा जाता है कि जी एक पत्ता भी तोड़ते हैं ना, आई हैव सीन दैट, कि वो तोड़ते थे और इजाजत लेते थे कि जी हम आपको खा लें, मतलब आप इस तरह से। और मैंने वो कबाइल देखे हुए हैं, ऐसा नहीं मैंने सुना हुआ है। आई बीन देयर फॉर 15 days, आई स्पेंड लाइफ विद देम। हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर हमें ये अपॉर्चुनिटी दी गई थी एज ए लीडर, जब हमें बढ़ाया गया था। क्या हुआ, उस रिलीजन को मानने वालों ने क्या किया, कोई बताएगा? पिछले अरसे में एक बहुत बड़ी खबरें चली थी कि जब स्टेट किसी भी आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट करेगी और उसे प्रमोट करेगी, तो उससे मुख्तलिफ होने वाले लोग जो हैं वो हमेशा सफर करेंगे। और आपकी बात अब्दुल्ला बिल्कुल दुरुस्त है, किसी भी आइडियोलॉजी को मानना ना मानना इंडिविजुअल का काम है। जब हम स्टेट की बात करते हैं, जब हम घर की बात करते हैं, तो हम तमाम लोगों को उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल आइडियोलॉजी के साथ रहने की जगह देते हैं और उनको वो बेसिक राइट्स देते हैं जो उस घर में रहने के तौर तरीके के मुताबिक होते हैं। ख्याल में कज़ाफी साहब का पहले सवाल आ जाए। जी सर, मेरा ये सवाल था कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर जो अपनी मादरी ज़ुबान है उनको साइड पे रख के इंग्लिश ज़ुबान को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है? क्या इंग्लिश ज़ुबान के बगैर हम तालीम हासिल नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते? देखिए, मसला अंग्रेजी का नहीं है, ठीक है, मसला सिंधी का भी नहीं है, मसला उर्दू का भी नहीं है, मसला है मार्केटेबल लैंग्वेज। जो देखिए हो क्या रहा है, आप एजुकेशन विजडम के लिए थोड़ी हासिल कर रहे हैं। आजकल मेरा बच्चा है अभी 2.5 साल का, पौने 3 साल का। हमने जब स्कूलों की फीसें देखी 30-30 हजार रुपए है। मेरे हस्बैंड अभी सोच रहे हैं कि हम इसे स्कूल में दाखिल करवाएं या वो 30 हजार रुपए महीना उठा के रख लें, और जब ये 25 साल का होगा उसके बाद इसने जाके फिर लोगों से भीख मांगनी कि मुझे नौकरी दे दो, तो हम ये पैसा इतना जमा करते रहें और उसकी जायदादें बनाएं और उसके बाद वो ऐश करे। और जो लैंग्वेज सिखानी है तो भाई उस मैं आपको अपलोड करती हूँ अपने स्टेटस पे, कभी देखा करें। उसको सारे अंग्रेज बच्चा कहते हैं, उसको चाइनीज बच्चा कहते हैं, सारा आजकल है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि जब आप स्ट्रिक्ट हो जाएंगे मुझे नहीं सीखनी लैंग्वेज, तो आप पीछे रह जाएंगे। ये मेरा स्टैंड था व्हेन आई वाज ओनली 17 years old एंड पीपल स्टार्ट हैविंग दिस स्लोगन के सिंधी खपे। तब भी मैंने कहा था कि सिंधियों को मारने के लिए सिंधी खपे। क्यों? क्योंकि जब आप बात सुन लीजिए, मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर दूं, फिर आप बिल्कुल बात करिएगा, डिबेट होगी इस पे। देखिए, अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आती है ना तो मेरी मार्केट छोटी हो जाएगी, मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकूंगी, किसी और से बात नहीं कर सकूंगी। अभी तो मैं बात कर रही हूँ कि अभी तो अंग्रेजी भी जाने वाली है पाकिस्तान से, अब तो चाइनीज आने वाली है। आपकी एजुकेशन का कोई भी मीडियम हो, आपको मार्केट की लैंग्वेज आनी चाहिए। आजकल बड़े अच्छे अच्छे फेसबुक पे आते हैं ये जो छोटी छोटी चीजें बेचने वाले हैं, अगर वो मार्केटेबल लैंग्वेज जानते हैं तो वो अमीर कबीर हो रहे हैं, और हम जैसे लोग जो नहीं जानते वो सीट पे बैठे हुए हैं। जी, लैंग्वेज एजुकेशन किसी चीज में भी हो, अगर विजडम पर है तो वो आपको मिल जाएगी। अब्दुल्ला ने भी आपको बताया लिटरेचर पढ़े। आप सही बोल रहे हैं, मगर मेरे सवाल का मकसद ये था कि ठीक है इंग्लिश जरूरी है मार्केट के हवाले से, मगर हमारे जो दूसरे निसाब हैं जो इस्लामियात हो गया मैथमेट हो गया दूसरे सब्जेक्ट हो गए, वो सारे इंग्लिश में पढ़ाने जरूरी है। क्योंकि मुझे जो मतलब महसूस हुआ है कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैट्रिक तक हमने जो है उर्दू सिंधी में सारे सब्जेक्ट पढ़े थे, तो मैं इंग्लिश से इतना वाकिफ नहीं था। और अचानक से जब हम फर्स्ट ईयर में आए तो सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में, तो ये स्टूडेंट के लिए बड़ा मसला होता है। जिसके अंदर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो कि वो नहीं कर पाता। ये मसले होते हैं। लैंग्वेज सीखनी चाहिए, इंग्लिश से कज़ाफी साहब,
कज़ाफ़ी साहब, आपने बहुत ही उम्दा पॉइंट इसलिए उठाया है कि मैंने घोटकी से जब तालीम हासिल की तो मैट्रिक तक तो हमें तमाम फिजिक्स, केमिस्ट्री, दीगर सब्जेक्ट्स सिंधी में पढ़ाए जाते थे। फिर फर्स्ट ईयर इंटर में वो इंग्लिश में हो गए, 2 साल हमने इंग्लिश में पढ़ा, और इंग्लिश पढ़ने के बाद फिर मैं अपनी ऑनर्स करने के लिए, और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में, नमल यूनिवर्सिटी चला गया। तो वहां पे बहुत सी चैलेंजेस का सामना था, और वो चैलेंजेस ना सिर्फ चैलेंजेस इंग्लिश सीखने, बोलने, करने में था, लेकिन एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स भी आपके अंदर ले आता था कि AO लेवल करने वाले बच्चे जब मेरे क्लास में मेरे साथ बैठे होते थे, मेरे फेलोज, तो उनका बिहेवियर कुछ और होता था। हमें तो सही नमूने से तरीके से अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती थी, तो वो एक चैलेंज और आपकी शख्सियत में बिगड़ जाती थी कि जो इमरान चांडियो ने भी सवाल पूछा कि हमारे अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आते थे, हम चुप रहते थे कि यार ऐसा ना हो कि अब हम बोलते थे गर्ल, अब भाई लड़की को गर्ल ही बोलते हैं, अब वो हमें कहें कि भाई फोनेटिक्स इसके ये हैं और आपको इसको बोलना है गर्ल। अब हम गर्ल आर को साइलेंट कर लेते हैं, गर्ल बोल लेते हैं। हम कहते हैं कि मैडम हमें तो प्रोनाउंसिएशन यही सिखाई गई है। फिर हमें वो कहते थे कि भाई आप इंग्लिश सीखने आए हैं, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, ये प्रोनाउंसिएशन होता है। अब प्रोनाउंसिएशन हम यहाँ वहां पे बैठ के सिंधी युथ करते थे कि ये सिंधी यूथ इज एक्टिव, यूथ इज एक्टिव। वो कहते भाई यूथ नहीं होता, यूथ होता है। तो अच्छा, हमारे तो हर लहजे में जो है ना एक कभी कभी मजाक भी आ जाती थी, कभी क्या आ जाता था। तो ये कज़ाफ़ी साहब चैलेंजेस होती हैं। मेरे ख्याल में इसमें इंग्लिश या किसी जुबान का मसला नहीं है, ये हमारी रियासती पॉलिसियों का मसला है। मैं तो इस चीज की समझता हूं कि लैंग्वेज आपको पढ़ानी चाहिए, और जो कॉन्सेप्ट मेरा फिजिक्स और बायोलॉजी का सिंधी में क्लियर हुआ, अगर उस वक्त मुझे इसे इंग्लिश में पढ़ाया जाता तो शायद क्लियर आज ना होता, तो मुझे उसका फायदा है। हाँ, अलबत्ता बाद में मुझे चैलेंजेस हुई, इंग्लिश लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में कॉप अप करने में बहुत चैलेंजेस हुई, लेकिन हमारे इस वीडियो प्रोग्राम, ये जो हमारा रिकॉर्ड भी हो रहा है, और ये हम हायर कमीशन को भी भेजेंगे, हायर एजुकेशन कमीशन या दीगर जो पॉलिसी मेकर्स इदारे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आप इस मसले को जब आप अचानक से स्विच करवाते हैं मैट्रिक से फर्स्ट ईयर इंटर में इंग्लिश की तरफ, तो स्टूडेंट्स को चैलेंजेस का सामना आता है, क्योंकि हम एक तो जो क्लास सोसाइटी है जिसमें क्लासेस हैं, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, तो जब हम जाके यूनिवर्सिटियों में जाते हैं तो वहां पे ये क्लास डिफरेंस वाजे आ जाता है कि इंग्लिश से अंदाजा लगाया जाता है कि कौन जो है मतलब कि एलीट क्लास से आया है और कौन जो है पुअर क्लास से आया है। तो पॉलिसी साझेदारों को चाहिए कि अगर इंग्लिश में ही करना है आखिर में जाके, तो जिस अंदाज में वो हमें स्कूल की सतह पे सिंधी, उर्दू या दीगर रीजनल जुबानें पढ़ाई जाती हैं, उसी तरीके से हमें इंग्लिश भी क्वालिटी अंदाज में और स्टैंडर्ड अंदाज में बचपन से ही इंग्लिश पढ़ाई जाए, ताकि फिर जब हम आगे जाएं तो हमें वहां पे मुकाबला करने में आसानी पैदा हो। एक सिंधी में है और एक उर्दू में। जो उर्दू में है वो मैं अब्दुल्ला साहब, बेगम ज़रतुल फातिमा दोनों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। फलक पे रक्स करते अनगिनत रोशन सितारों को, फलक पे रक्स करते अनगिनत रोशन सितारों को, जब मैं तरतीब देता हूँ तो तेरा ही नाम बनता है। वाह वाह। और सिंधी में अमन जो झंडो ऊंचो हरंद मोहब्बत जा मल्हार, अमन जो झंडो ऊंचो हरंद मोहब्बत जा मल्हार, हाँ नशल हिस्सा इनका थे माण्हूअ जो हथियार। वाह वाह सर हिकु पॉइंट पीस एम्बेसडर ॾांहुं बि थी वञे। जी, पीस एम्बेसडर साहब। असां शागिर्द शींहं दिलेर आहियूं, असां शागिर्द शींहं दिलेर आहियूं, जबलनि जा बि चीरे सीना कंदा न देर आहियूं। शौक़ सां ॾिसे को आज़माए असांखे तौक़ीर, ऊंधाइनि में बि ॿरंदड़ ॾींहं ऐं शमा आहियूं, असां शागिर्द शींहं दिलेर आहियूं। वाह तौक़ीर साहब, माशाल्लाह। थैंक यू सर। जी, खादिम साहब अगर कोई अपने इख्तितामी कलम बोलना चाहें, माइक ऑन कर दें। मेहरबानी हसन साहब, अब्दुल्ला साहब, जिन कंबाइंड इनके होस्ट कयो, छो त कुछ असां टेक्निकली हसन साहब असां शुरू में जॉइन न करे सघियो, कुछ टेक्निकल कुछ फॉल्ट हुयो, उन लाइ अब्दुल्ला साहब असांखे इलाही सपोर्ट कई। सभ खां पहिरियों त मां शुक्रगुज़ार आहियां वाइस चांसलर साहब जो, जंहिं असांखे शारदा यूनिवर्सिटी में
न सिर्फ स्पेस ॾिनो पर पूरी हिकिड़ी टीम आई हुआ हर कम में गॾोगॾु आहे। ॿारनि जे लाइ शागिर्दनि जे लाइ असां नवां नवां प्रोग्राम खणी पिया अचूं। ऐं उन सां गॾोगॾु मां मैडम ज़रतुल फातिमा जो सौरातो आहियां। मैडम आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया और काफ़ी हमें इस प्रोजेक्ट में भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। उसने आपने कहा कि इंशाल्लाह इस काम में बच्चों के साथ रहूंगी, जो बच्चे हमसे टैलेंट लेकर गए हैं उनके साथ मिलकर आगे और भी काम करेंगे। तो आपकी बड़ी मेहरबानी। और जवेरिया खालिद की भी मेहरबानी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और अच्छा अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे हमें पेश की, तो उसकी बड़ी मेहरबानी। हसन शेख से और भी हमें आगे भी उनसे हमें उम्मीद है कि काफ़ी बच्चों के लिए कुछ थीसिस के प्रोग्राम इस प्रोजेक्ट में रखे हुए हैं। सर इब्राहिम हसन साहब मिल के बच्चों को और ज़्यादा इंगेज करेंगे थीसिस में भी। और बच्चों के साथ में सिर्फ एक सवाल करूँगा, अगर वो आप इसमें इनबॉक्स में कुछ टाइप कर दें कि आपके लिए टाइम कौन सा बेहतर होगा आगे जब वेबिनार ले आए, तो आप क्या समझते हैं कि स्टूडेंट के लिए ये टाइम जब 11 से 12 बजे रखते हैं ये सही रहेगा या इसके अलावा कोई और हम टाइम इस पे रखें? तो हमें जरूर हमारी टीम में अमीन साहब या मैडम आप ये जरूर बताना आपने मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप पे कि कौन सा टाइम आपके लिए फिजिबल होगा जो आप सारे बच्चे हमें ज्वाइन कर सकें। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आप सबकी मेहरबानी। यासिर जतोई हमारे साथ हमेशा साथ रहते हैं, तो यासिर जतोई की लाड़काना से मेहरबानी। इंशाल्लाह उसको जरूर हम नेक्स्ट प्रोग्राम से हम सुनेंगे भी और लेंगे। बड़ी मेहरबानी दोस्तों। अच्छा, एक गुजारिश करना चाह रहा था कि तमाम दोस्त जो इस वक्त अवेलेबल हैं वो अगर अपनी स्क्रीन पे अपनी वीडियो ऑन कर दें ताकि हम एक स्क्रीनशॉट ले सकें पिक्चर। बहुत शुक्रिया। मौके से अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाते हुए थैंक यू टू अब्दुल्ला, FES, खादिम मिरानी, बिस्वा एंड स्पेशली हसन और हसन साहब, फातिमा साहब, ज़रतुल फातिमा साहिबा, जवेरिया साहिबा और तमाम नौजवान तुलबा व तालबात, आप सब तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। और फिर हम आपसे मिलते हैं अपने वेबिनार में। मेरी तरफ से सबको खुदा हाफिज।